तुलनात्मक राजनीति क्या है और इसके अध्ययन का क्या महत्व है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजनीति हमारे सामाजिक जीवन की बुनियादी गतिविधि है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां समाज के मूल्यवान संसाधनों, वस्तुओं, सेवाओं, अवसरों और लाभों के वितरण के लिए परस्पर विरोधी मांगों के समाधान के उपाय ढूंढे जाते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत समुदाय के सारे सदस्यों के ऊपर सत्ता का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबके लिए नियम बनाए जाते हैं और निर्णय भी किए जाते हैं और सबके अधिकार, कर्तव्य और दायित्व भी निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा? राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा। राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा ये सभी निर्णय और नियम हम सबके जीवन को दूर दूर तक प्रभावित करते हैं। जो राजनीतिक व्यवस्था द्वारा हम सबके लिए जो कर्तव्य, अधिकार और दायित्व निर्धारित करने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, वो सभी नियम उनके द्वारा, राजनीतिक व्यवस्था द्वारा बनाए गए सभी नियम और निर्णय हमारे जीवन में दूर दूर तक प्रभावित होते हैं। सार्वजनिक निर्णयों तक पहुंचने के लिए कई प्रकार की संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। ये जो सार्वजनिक निर्णय विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं द्वारा लिए जाते हैं, तो क्या होते हैं? इसके लिए विभिन्न संस्थाओं का भी निर्माण किया जाता है, जिनके अलग अलग क्षेत्र, कार्य क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं। उपयुक्त कार्यविधि को निर्धारित किया जाता है। फिर जब विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया जाता है तो उनके कार्य क्षेत्र भी तो निर्धारित किए जाते हैं कि आपको अमुक कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है, ये निर्धारित कर दिया जाता है। मानक और प्रथाएं अपनाई जाती हैं। इसके लिए कुछ विशेष नियम, मानक एवं प्रथाएं भी अपनाई जाती हैं, जिससे तरह तरह के व्यवहार प्रतिमान अस्तित्व में आते हैं। तो अब तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं, तो इसी को आगे हम समझेंगे स्पष्ट रूप से कि जब हम राजनीति की समस्याओं को समझने और सुलझाने के उद्देश्य से इन सभी तत्वों की पहचान करते हैं। किसकी पहचान करते हैं? इन सभी तत्वों की, जो राजनीतिक व्यवस्था की समस्याएं हैं, उन सभी तत्वों को समझने के लिए जब राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए सबसे पहले समस्या उत्पन्न किस कारण से हुआ है, इसको भी तो समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम इन तत्वों की पहचान करती हैं जो राजनीतिक समस्या के लिए उत्पन्न होने के लिए कारक हैं। फिर इनके परस्पर संबंध का भी पता लगाया जाता है। इस प्रयत्न को राजनीतिक विश्लेषण की संज्ञा दी जाती है। तो हमारे द्वारा इन विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की जो समस्याएं होती हैं, उनको सुलझाने के लिए जब ये समस्याएं किन कारणों से उत्पन्न हुई हैं, इन कारणों का पता लगाने के लिए जब हम राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, तो हम कैसे करते हैं राजनीतिक विश्लेषण? तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं। तब हमारा प्रयत्न तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है। तो ऐसे में तो जब हम विभिन्न राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने हेतु उन समस्याओं के उत्पन्न कारक का राजनीतिक विश्लेषण करते हैं तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करके, तो उस समय जो हमारा प्रयत्न रहता है वो तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण कहलाता है। तुलनात्मक राजनीति की कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा, उनका भी अध्ययन कर लिया जाए। तो डियर फ्रेंड्स, जो सबसे प्रमुख परिभाषा मानी जाती है वो एडवर्ड फ्रीमैन की मानी जाती है। तो एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। बाई ब्रंटी के अनुसार तुलनात्मक राजनीति सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान और व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों तथा उनके संस्थात्मक प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। बाई ब्रंटी के अनुसार तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दी गई है। एक और विचारक हैं ब्लॉन्डेल, उनके अनुसार तुलनात्मक राजनीति वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है। एम कर्टिस के अनुसार राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं और असमानताओं का तुलनात्मक राजनीति के साथ संबंध है। और रॉबर्ट सी बोन ने इस संबंध में ठीक ही कहा है कि राजनीति शास्त्र इतिहास के घर की चहारदीवारी में जन्म लेता है। अब हम चर्चा करेंगे तुलनात्मक राजनीति टॉपिक से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की, उनकी उत्तर के सहित क्विज के फॉर्म में, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में रहेंगे। मैं प्रश्न बोलूँगी, फिर उनके ऑप्शन बताऊँगी, फिर 2 सेकंड वेट करूँगी, उसके बाद मैं उन क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन के आंसर कमेंट करिए। जैसे ही मैं आंसर बोलूँ आप भी कमेंट के रूप में अपने आंसर मुझे बताइए। और आप लोग एक कॉपी लेकर बैठा करिए और उसमें नोट करते रहा करिए कि मैं जो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ उनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आप लोग सही से ही देते हैं। और इस क्विज़ को अगर आप लोग 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको ये सभी प्रश्न उनकी व्याख्या सहित रट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज सीरीज़। तो क्विज का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 51 है, जो कि हमने
क्विज 1 और 2 में अब तक 50 क्वेश्चन मिलाकर देख चुके हैं। अगर तो इस सीरीज का पहला क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्न में से किस देश में अध्यक्षात्मक प्रणाली की सरकार है। आपके ऑप्शन है पहला ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा जापान और चौथा चीन। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अध्यक्षीय या राष्ट्रपति शासन शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रमुख कार्यकारी अर्थात राष्ट्रपति राज्य का वास्तविक अध्यक्ष होता है। ऐसी शासन व्यवस्था में वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है तथा वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। यह प्रणाली निम्नलिखित देशों में विद्यमान है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, मैक्सिको, फिलीपींस व दक्षिण कोरिया आदि। क्वेश्चन नंबर 52 है कि इनमें से किन देशों में सर्वोच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार उपलब्ध हैं। आपके ऑप्शन है पहला भारत और यूएसए, दूसरा ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भारत तथा यूएसए में। न्यायिक पुनर्वलोकन के क्षेत्र का महत्वपूर्ण नियामक इसकी कार्यविधि है। इसकी कार्यविधि 2 सिद्धांतों में से एक पर आधारित हो सकती है। यदि वह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत के अनुसार परिचालित होता है तो इसका क्षेत्र सीमित होता है, किंतु अगर यह दूसरे सिद्धांत कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार परिचालित होती है तो इसका कार्यक्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है। भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाले सिद्धांत को तथा अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया वाले सिद्धांत को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है एकात्मक शासन प्रणालियों में इकाइयों की शक्ति प्राप्त होती है। आपके ऑप्शन है पहला संविधान से, दूसरा केंद्र से, तीसरा न्यायपालिका से और चौथा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी केंद्र से। एकात्मक शासन व्यवस्था में विविध प्रादेशिक सरकारें व स्थानीय सरकारें प्रशासकीय कुशलता व सुविधा के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जाती हैं, जो इन्हें आवश्यक सत्ता प्रदान करती है। एकात्मक व्यवस्था में नागरिकों के लिए सत्ता व राज्य भक्ति का एकमात्र स्रोत केंद्रीय सरकार ही रहती है। इन सरकारों के सभी प्रशासकीय अधिकारों का स्रोत संविधान नहीं होकर केंद्रीय सरकार होती है। क्वेश्चन नंबर 54 है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन में सरकारों के वर्गीकरण का क्या आधार है। आपके ऑप्शन है पहला केंद्र राज्य संबंध, दूसरा विधायिका और कार्यपालिका का संबंध, तीसरा कार्यपालिका और न्यायपालिका का संबंध और चौथा है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। कोशिश किया करिए जब मैं क्वेश्चन का आंसर दूं तो उसी समय आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। आप लोग क्विज देखते समय हेडफोन का प्रयोग किया करिए ताकि आप लोग इधर उधर डिस्टर्ब ना हो और मुझसे कनेक्ट रहें बाय हेडफोन। और जैसे ही मैं क्वेश्चन का आंसर दूं आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर दिया करिए। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से दिया करिए। ऐसा करने से आपको क्विज देखते देखते ही सारे क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे। अगर आप लोग क्विज देखते समय क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ देंगे तो आप लोग क्विज देखते रहेंगे और आपको सारे क्वेश्चन के आंसर भी याद हो जाएंगे। एक बार क्विज देख लीजिए और दोबारा रिवाइज़ भी कर लीजिए। दोबारा वीडियो को देख के रिवाइज़ भी कर लीजिए तो आपको उसी समय क्वेश्चन के आंसर विथ टॉपिक याद हो जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन। एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और दूसरी बार क्विज को देख लेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन आंसर टिप ऑफ द टंग हो जाएगा और आप लोग की इस तरह से तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगी और ये क्विज सीरीज आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होंगे। तो आप लोग क्विज सीरीज़ को सीरियसली देखा करिए और मेरे साथ ही आंसर भी दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 विधायिका और कार्यपालिका का संबंध। संसदीय व अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में अंतर का प्रमुख आधार कार्यपालिका व व्यवस्थापिका की शक्तियों का आपसी संबंध है। क्वेश्चन नंबर 55 है किस देश को संघीय व्यवस्थापिका का नमूना माना जाता है। आपके ऑप्शन है पहला यूएसए, दूसरा भारत, तीसरा कनाडा और चौथा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 यूएसए। संघ शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची फेडरेशन लैटिन भाषा के फोएडस शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। अतः शब्द व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से समझौते द्वारा निर्मित राज्य को संघ राज्य कहा जाता है।
संवैधानिक दृष्टिकोण से संघात्मक शासन का तात्पर्य एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख विशेषता है और विश्व में सबसे पहले यूएसए के द्वारा ही इसे अपनाया गया। विश्व के अन्य अनेक राज्यों जैसे कनाडा, भारत, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया आदि के द्वारा भी संघात्मक व्यवस्था को ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से किस देश में राज्यों को उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं है? आपके ऑप्शन है, पहला यूएसए, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा भारत। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी भारत। अमेरिका में सभी राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, चाहे उनका क्षेत्रफल या जनसंख्या कुछ भी हो। अमेरिका की सीनेट के 100 सदस्य हैं, ऑस्ट्रेलिया में सीनेट के 60 सदस्य हैं और प्रत्येक राज्य से 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं। भारत में राज्य को आवंटित स्थान उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 57 है, संवैधानिक शासन का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है, पहला संविधान की व्यवस्था के अनुसार शासन, दूसरा विधि के शासन पर आधारित शासन, तीसरा लोकतंत्रात्मक सरकार और चौथा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। आप लोग कमेंट में अपने आंसर भी मेरे साथ साथ देते रहिए ताकि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहें और हेडफोन का प्रयोग किया करिए क्विज को देखते समय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी। यानी संवैधानिक शासन का अर्थ है संविधान की व्यवस्था के अनुसार शासन, विधि के शासन पर आधारित शासन और लोकतंत्रात्मक शासन। संवैधानिक सरकार से सीमित अर्थबोधन होता है क्योंकि संवैधानिक सरकार वह सरकार होती है जो संविधान की व्यवस्था के अनुसार संगठित, सीमित और नियंत्रित हो तथा व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के स्थान पर केवल विधि के अनुरूप ही संचालित होती हो। क्वेश्चन नंबर 58 है, ब्रिटिश संसद आपके ऑप्शन है, एक वैधानिक संप्रभु है, दूसरा एक राजनीतिक संप्रभु है, तीसरा एक नाम मात्र का संप्रभु है और चौथा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी ब्रिटिश संसद एक वैधानिक संप्रभु है। ब्रिटिश संसद का अर्थ सम्राट सहित लोक सदन और लॉर्ड सभा है। लोक सदन ब्रिटिश संसद का प्रथम और लॉर्ड सभा ब्रिटिश संसद का द्वितीय सदन है। वैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद की संप्रभुता ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। ब्रिटिश संसद कानून निर्माण की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर ही सभी विषयों के संबंध में कानून का निर्माण कर सकती है और इसके द्वारा निर्मित कानून को किसी भी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। सैद्धांतिक दृष्टि से कानून निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश संसद को प्राप्त इस असीमित शक्ति को ही संसद की संप्रभुता कहा जाता है। नंबर 59 है, प्रशासकीय एकरूपता विशेषता है। आपके ऑप्शन है, पहला संघीय सरकार की, दूसरा अर्ध संघीय सरकार की, तीसरा परिसंघ की और चौथा एकात्मक सरकार की। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 एकात्मक सरकार की। प्रत्येक एकात्मक राज्य में स्थानीय प्रशासन की भी व्यवस्था होती है, जैसे ब्रिटेन में काउंटी व बारो तथा फ्रांस में प्रशासनिक विभाग, परंतु केंद्रीय सरकार इन स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को प्रशासनिक मितव्ययिता तथा कार्यकुशलता के लिए स्थापित करती है। एकात्मक सरकार प्रशासन तथा विधायन के क्षेत्र में एकरूपता स्थापित करती है क्योंकि केवल एक राष्ट्रीय विधायिका होती है और क्योंकि सभी शक्तियां केंद्रीय शासन में समाहित होती हैं, अतः कानून निर्माण तथा इसके क्रियान्वयन में एकरूपता होती है। नंबर 60 है, इनमें से किसके द्वारा ब्रिटिश राज व्यवस्था को एक अनूठापन प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है, पहला बहुत सारे नियम केवल परिपाटियों पर आधारित हैं, दूसरा संवैधानिक राजतंत्र, तीसरा कोई भी विधि संसदीय सामान्य विधि से अधिक शक्तिशाली नहीं है, चौथा एकात्मक सरकार। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी संवैधानिक राजतंत्र। ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है, जैसे कि सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में राजतंत्र है किंतु व्यवहार में वहाँ पर राजतंत्र न होकर लोकतंत्र है। सिद्धांत और व्यवहार के इस भेद के कारण ही आंग ने कहा है कि सैद्धांतिक दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन की शासन व्यवस्था निरंकुश राजतंत्रात्मक है, परंतु इसका रूप सीमित संवैधानिक राजतंत्र और वस्तुतः वह लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। नंबर 61 है, एक संसदीय व्यवस्था में जब मंत्री द्वारा एक रखा प्रस्ताव विधानमंडल के पटल पर नामंजूर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में
आपके ऑप्शन है पहला, उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 है, उस मंत्री को प्रधानमंत्री सबक सिखाता है। ऑप्शन नंबर 3 है, सारी मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है। ऑप्शन नंबर 4 है, राज्य का अध्यक्ष सदन को भंग कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी सारी मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है। संसदीय शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण संसद के प्रति मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। इसका अभिप्राय है कि मंत्रीगण तभी तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं जब तक कि उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त हो। स्वयं प्रधानमंत्री और उसके अन्य मंत्रीगण संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रियों को उसी सदन में मतदान में भाग लेने का अधिकार होता है जिसके वे सदस्य होते हैं। अगर उनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पास हो जाए या सरकार को सदन में पराजय का मुख देखना पड़ता है तो इसका अभिप्राय है सभी की हार होती है। ऐसी परिस्थिति में सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है और इसे सामूहिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। इससे पता चलता है कि सभी मंत्री एक साथ डूबते हैं या एक साथ ही तैरते हैं। नंबर 62 है, किसने यह टिप्पणी की कि मंत्रिपरिषद वह कड़ी है जो दो भागों को जोड़ा करती है, जिससे कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका विभागों के बीच गठबंधन स्थापित होता है। आपके ऑप्शन है पहला जेनिंग्स, दूसरा मॉरिस जोन्स, तीसरा बेजहार्ट और चौथा डायसी। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बेजहार्ट। यह कथन बेजहार्ट का है कि मंत्रिपरिषद वह कड़ी है जो दो भागों को जोड़ा करती है, जिससे कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका विभागों के बीच गठबंधन स्थापित होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से किसने सरकारों का वर्गीकरण नहीं किया है। आपके ऑप्शन है पहला बोदा, दूसरा ब्लटनस्ली, तीसरा लिकॉक और चौथा राल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी राल्स। राल्स ने केवल न्याय का सिद्धांत दिया है, इन्होंने सरकारों का वर्गीकरण नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 64 है, संसदीय प्रणाली की कौन सी एक विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन है पहला सरकार का प्रधान व राज्य का प्रधान पृथक होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है और ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री मंत्री को पदमुक्त कर सकता है। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है। संसदीय प्रणाली में शासन प्रणाली में कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व संसदीय प्रणाली का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। इस व्यवस्था में व्यवस्थापिका के अधिकार है कि कार्यपालिका द्वारा उत्तरदायित्व न निभाने पर उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाए, अतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघवाद का दोष नहीं है। आपके ऑप्शन है पहला, यह संप्रभुता की अवधारणा के विरुद्ध है, दूसरा यह राष्ट्रीय एकता एवं क्षेत्रीय स्वायत्तता में समन्वय करता है, तीसरा यह एक कमजोर व्यवस्था है और चौथा इनमें एकता का अभाव है। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 यह संप्रभुता की अवधारणा के विरुद्ध है। वह व्यवस्था जिसमें किसी देश के भीतर शासन की शक्तियां केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार और अनेक प्रादेशिक इकाइयों या राज्य सरकारों के बीच बटी रहती हैं, जैसा कि भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अतः संघीय व्यवस्था के अंतर्गत भी प्रभुसत्ता संघ और इकाइयों में बट नहीं जाती, बल्कि निर्दिष्ट विषयों के संदर्भ में उनके अधिकार क्षेत्र बटे रहते हैं। अधिकार क्षेत्रों का यह वितरण या उनमें कोई संशोधन भी प्रभुसत्ता के प्रयोग से ही संभव होता है। सही आंसर क्या हुआ? संघवाद का दोष क्या नहीं है? संघवाद का दोष यह नहीं है कि यह संप्रभुता की अवधारणा के विरुद्ध है। नंबर 66 है, एकात्मक सरकार की पूर्व मान्यता है। आपके ऑप्शन है पहला एक लिखित संविधान, दूसरा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तीसरा दोहरी नागरिकता और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी एकात्मक सरकार की पूर्व मान्यता में ये तीनों ऑप्शन शामिल नहीं है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्ति संविधान द्वारा एक केंद्रीय सरकार में निहित की जाती है तथा राज्य शक्ति के प्रयोग में केंद्रीय सरकार की ही सर्वोपरि होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, अंतर्राष्ट्रीय कानून से संरक्षित अधिकार को कहते हैं। आपके ऑप्शन है पहला मौलिक अधिकार, दूसरा नैसर्गिक अधिकार, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय अधिकार और चौथा मानवाधिकार। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी मानवाधिकार। अंतर्राष्ट्रीय कानून से संरक्षित अधिकार को मानवाधिकार कहा जाता है। नंबर 68 है, द्वितीय सदन के बारे में किसने कहा था कि 4 आँखें 2 आँखों की अपेक्षा अच्छी तरह देख सकती हैं, विशेषतः जब किसी विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना आवश्यक हो। आपके ऑप्शन है पहला गार्नर, दूसरा स्ट्रॉन्ग, तीसरा पतंजलि और चौथा लेकी। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए और कमेंट भी ज़ोर से किया करिए। मुझे ज़ोर से बताइएगा कि आपको किस सीरीज़ कैसी लग रही है। फीडबैक ज़ोर से लिया करिए और किस सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच शेयर करिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में इन किस सीरीज़ को शेयर करिए और इसे सक्सेसफुल बनाइए। मेरे इस प्रयत्न में आप लोग सहयोग दीजिए, क्योंकि मैं यह चाहती हूँ कि मैं अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से ऐसे स्टूडेंट्स की सहायता कर सकूँ जिनके पास ना तो पढ़ने के लिए बुक है, ना तो परीक्षा की तैयारी के लिए साधन है, ना ही इतने पैसे हैं कि वे लोग कोचिंग ज्वाइन कर सकें। तो मेरा इन वीडियो लेक्चर्स को बनाने का यही उद्देश्य है। तो आप लोग जब इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर करेंगे, इन वीडियो सीरीज़ को, इनके सीरीज़ को शेयर करेंगे, तो इनसे वे स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं जिनके पास ना तो पैसे हैं जिससे कि वो कोचिंग कर सकें, या फिर बुक भी नहीं है जिनसे वे तैयारी कर सकें। तो आप लोग इन वीडियोस को शेयर जरूर से किया करिए और मेरे इस प्रयत्न में अपना सहयोग प्रदान करिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी ब्लटंसली। ब्लटंसली ने द्विसदनात्मक व्यवस्था की उपयुक्तता को इस प्रकार समझाया है कि 2 आँखों की अपेक्षा 4 आँखें सदैव अच्छे से देखती हैं, विशेषतः जब किसी विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना आवश्यक हो। क्वेश्चन नंबर 69 है, संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद के सदस्य अपने पद पर बने रह सकते हैं। आपके ऑप्शन है पहला संसद के प्रसाद पर्यंत, दूसरा प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, तीसरा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और चौथा लोकसभा के अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद के सदस्य अनुच्छेद 75(2) के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। 20 है, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 1 व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य एकीकरण, ऑप्शन नंबर 2 व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य पृथक्करण, ऑप्शन नंबर 3 केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य एकीकरण संसदीय शासन व्यवस्था का मूलभूत सिद्धांत है। 21 है, निम्नलिखित में से अध्यक्षीय शासन प्रणाली के विषय में कौन से कथन सत्य हैं। आपके ऑप्शन है पहला राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका द्वारा हटाया नहीं जा सकता है, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के निचले सदन को भंग कर सकता है और ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति को केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है और महाभियोग देशद्रोह, भ्रष्टाचार या किसी घोर अपराध या कदाचार के आधार पर ही चलाया जा सकता है। नंबर 72 है, एकात्मक व्यवस्था में ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है, ऑप्शन नंबर 2 केंद्र राज्यों की अपेक्षा कमजोर होता है, ऑप्शन नंबर 3 केंद्र तथा राज्य समकक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 केंद्र और राज्य अपने संबंधित क्षेत्र में सर्वोच्च होते हैं। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्ति संविधान द्वारा एक केंद्रीय सरकार में निहित की जाती है तथा राज्य शक्ति के प्रयोग से में केंद्रीय सरकार ही सर्वोपरि होती है। अध्यक्षात्मक शासन में निम्नलिखित में से कौन सही है। आपके ऑप्शन है पहला मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 मंत्री व्यवस्थापिका की कार्यवाही में भाग लेते हैं और ऑप्शन नंबर 4 मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति उन विभागाध्यक्षों की नियुक्ति करता है जो उनके मतहत होते हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से पृथक नहीं होता वरन उसके अधीन व सेवक के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है। आपके ऑप्शन है पहला संविधान एवं संवैधानिक शासन एक ही है,
दूसरा, संवैधानिक सरकार द्वारा संविधान का पालन अनिवार्य नहीं। तीसरा, संविधान का अर्थ है संवैधानिक शासन है। और चौथा, संवैधानिक सरकार स्वेच्छाचारी शासन का विलोम है। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी संविधान का अर्थ है संवैधानिक शासन। संवैधानिक सरकार वह सरकार होती है जो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार संगठित, सीमित और नियंत्रित हो तथा व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के स्थान पर केवल विधि के अनुरूप ही संचालित होती है। 75 और इस किस सीरीज का यानी क्विज नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। संसदीय सरकार में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। आपके ऑप्शन है, पहला मंत्रिपरिषद के प्रति, ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन नंबर 3 विधायिका के प्रति, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति के प्रति। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी विधायिका के प्रति। कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व संसदीय प्रणाली का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। अर्नस्ट वी सुल्ज ने कहा कि संसदीय सरकार कार्यपालिका के व्यवस्थापिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होती है। ये जानेंगे कि राजनीतिक दल का अर्थ होता क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, राजनीतिक दल ऐसे स्वैच्छिक संगठन अथवा लोगों के संगठित समूह होते हैं जो एक समान दृष्टिकोण रखते हैं तथा जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप यानी संविधान द्वारा जो निर्धारित किए गए नियम उनके अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है या ऐसे व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन होता है जो एक समान दृष्टिकोण रखते हैं, जिनकी जो नीतियाँ होती हैं एक समान होती हैं, विचारधारा जो होती है एक समान होती है और जो संविधान के नियमों के अनुसार राष्ट्र को, देश को आगे बढ़ाने हेतु, देश का विकास करने हेतु राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो है राजनीतिक दल की का अर्थ। अब हम विभिन्न विद्वानों द्वारा जो राजनीतिक दल की परिभाषाएं दी गई हैं उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाओं की चर्चा कर लेते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ये परिभाषा राजनीतिक दल की किस विद्वान ने दी है। तो चलिए चर्चा करते हैं राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के ऊपर। तो जो सबसे फेमस परिभाषा है राजनीतिक दल की वो मैक्स वेबर द्वारा दी गई है। तो मैक्स वेबर के अनुसार राजनीतिक दल स्वेच्छा से बनाया हुआ वह संगठन है जो शासन शक्ति को अपने हाथ में लेना चाहता है और इसको हस्तगत करने के लिए वह प्रचार और आंदोलन का सहारा लेता है। इस शासन शक्ति को अपने हाथ में लेने के पीछे एक उद्देश्य हो सकता है जो या तो वस्तुनिष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति हो या व्यक्तिगत स्वार्थ हो या दोनों। मैक्स वेबर कहते हैं कि राजनीतिक दल स्वेच्छा से बनाया हुआ एक ऐसा संगठन है जो कि शासन शक्ति को अपने हाथ में लेना चाहता है और उसको अपने हाथ में लेने के लिए, शासन शक्ति को अपने हाथ में लेने के लिए वह प्रचार तथा आंदोलन, इन दोनों उपायों का, इन दोनों साधनों का सहारा लेता है। और इस शासन शक्ति को अपने हाथ में लेने का उद्देश्य उसका होता है जो वो होता है वो या तो वस्तुनिष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है या तो किसी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है या वो व्यक्तिगत स्वार्थ की प्राप्ति पूर्ति हो सकती है अथवा दोनों ही हो सकती है। तो यह मैक्स वेबर की परिभाषा राजनीतिक दल द्वारा जो दी गई है। एक अन्य परिभाषा की चर्चा कर लेते हैं, तो वो है गिलक्राइस्ट के अनुसार। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीतिक दल व्यक्तियों के उस समुदाय को कहते हैं जिसके सदस्यों के राजनीतिक विचार एक जैसे होते हैं तथा जो एक राजनीतिक इकाई की तरह काम करके सरकार को नियंत्रित करने की चेष्टा करते हैं। तो ये तो है राजनीतिक दल की अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषा जिनको जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक था। अब हम दलीय प्रणाली के विविध रूपों की चर्चा करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सामान्यतः 3 प्रकार की दलीय प्रणालियाँ थीं, एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली एवं बहुदलीय प्रणाली। तो सबसे पहले एक दलीय प्रणाली क्या होती है इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो एक दलीय प्रणाली ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें शासन का सूत्र एक ही राजनीतिक दल के हाथों में रहे। इसके कई रूप होते हैं, जैसे सर्वाधिकारवादी एक दलीय प्रणाली के अंतर्गत केवल एक राजनीतिक दल को काम करने की अनुमति होती है, तो वहीं शासन की सारी नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए भूतपूर्व सोवियत संघ और वर्तमान जनवादी चीन में केवल वहां की कम्युनिस्ट पार्टी को काम करने की अनुमति रहती है। जो दूसरी दलीय प्रणाली है उसे द्विदलीय प्रणाली कहते हैं। तो द्विदलीय प्रणाली में केवल 2 दलों की प्रधानता रहती है। इस पद्धति का सर्वोत्तम उदाहरण ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका है। इस प्रणाली का दोष यह है कि शासन पर बहुमत दल का एकाधिकार हो जाता है और निर्वाचकों को मतदान की स्वतंत्रता नहीं रह जाती, क्योंकि बाध्य होकर उन्हें दोनों में से किसी एक दल को मत देना ही पड़ता है।
हम चर्चा कर लेते हैं बहुदलीय प्रणाली की। तो राजनीतिक दलों की विशाल संख्या बहुत भ्रम उत्पन्न करती है, फलस्वरूप शासन में स्थायित्व नहीं रह सकता। यह सत्ता संघर्ष के अखाड़े में छोटे छोटे समूहों को सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करती है। परिणाम स्वरूप विधायिका संघर्षशील गुटों का मंच बन जाता है। शासन की अस्थिरता तथा शक्तिशाली हितबद्ध समूहों की भूमिका का तथ्य प्रशासनिक कुशलता को नष्ट कर देता है। राजनीतिक दलों की बाढ़ और उनके बार बार विखंडन तथा ध्रुवीकरण के तथ्य के कारण स्वरूप जनमत बनने तथा देश में वैकल्पिक शासन की संभावनाएं प्रस्तुत करने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। बहुदलीय प्रणाली का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारा भारतवर्ष है। यहाँ कई प्रकार के राजनीतिक दल विद्यमान हैं। चर्चा करेंगे आज के वीडियो के सेशन के दूसरे टॉपिक दबाव समूह या हित समूह की। तो वर्ष 1908 में सर्वप्रथम आर्थर बेंटले ने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में दबाव समूह की महत्ता को स्वीकार किया था। ये नोट कर लीजिएगा कि आर्थर बेंटले ने सर्वप्रथम दबाव समूह की भूमिका को स्पष्ट किया था, किसमें? अपनी पुस्तक प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सन 1940 एवं 1950 के दशक में राजनीति शास्त्र में व्यवहारवाद के आगमन के पश्चात दबाव समूहों के अध्ययन में वास्तविक अभिरुचि शुरू हुई। दबाव समूह समान उद्देश्य रखने वाला गैर सरकारी प्रक्रिया का एक समूह होता है, जिसका एक समान उद्देश्य होता है। और यह कैसा समूह है? गैर सरकारी समूह है, यानी इसे सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं होती है, जो औपचारिक सरकारी पदों पर अपने सदस्यों को लाने का प्रयास न करते हुए विधायन एवं प्रशासकीय नीतियों के कार्यान्वयन को अपने मनोनुकूल प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये क्या करते हैं? ये शासन सत्ता पे अपने सदस्यों को स्थापित करने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन ये प्रशासकीय नीतियों को अपनी इच्छा अनुसार संचालित करने हेतु लगातार शासन सत्ता पर दबाव डालने का कार्य करते हैं। और ये कैसे व्यक्तियों का समूह होता है? ये एक समान उद्देश्य रखने वाले व्यक्तियों का गैर सरकारी समूह होता है, जो कि शासन सत्ता पर अपने सदस्यों को स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता है, वरन शासन सत्ता के पद पर आसीन व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार, अपनी नीतियों की इच्छानुसार ये शासन का संचालन करने हेतु उन पर लगातार दबाव डालने का प्रयास करता है। इसलिए ऐसे समूहों को दबाव समूह या हित समूह की संज्ञा दी जाती है। तो ये दबाव समूह की परिभाषा हो गई। अब हम राजनीतिक दल एवं दबाव समूहों से संबंधित विभिन्न परीक्षा में पूछे गए अत्यंत महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, और क्विज फॉर्म में, जो कि क्विज के फॉर्म में होगा, और फिर हम उनका अभ्यास करेंगे। तो क्विज सेशन का आज के क्विज सेशन यानी क्विज नंबर 4 का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 76 है, किस देश में एक राजनीतिक दल की विधानमंडल में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पाने के लिए कम से कम 50% राष्ट्रीय मत प्राप्त करना चाहिए अथवा कम से कम 3 प्रत्यक्ष निर्वाचित स्थान जीतना जरूरी है? आपके ऑप्शन है, पहला फ्रांस, दूसरा जर्मनी, तीसरा दक्षिण अफ्रीका और चौथा चीन। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 77 है, राजनीति का अनियतवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आपके ऑप्शन है, पहला वर्क्स, दूसरा साल्टोरी, तीसरा मिल और चौथा फ्राइडमैन। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी साल्टोरी। नंबर 78 है, ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है, आपको कूट चुनना होगा। तो कथन है, राजनीतिक दल का उद्देश्य शासन शक्ति पर कब्जा करना होता है, और इसका कारण है, क्या राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं? तो कूट जो है उसके द्वारा आप अपने आंसर को चूज़ करिएगा। तो पहला कूट है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा कूट है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कूट है, ए सही है किंतु आर गलत है। और दूसरा कूट है, चौथा कूट है, ए सही है यानी कथन सही है किंतु कारण आर गलत है। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी ए और आर दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति कहा है? आपके ऑप्शन है, पहला लॉर्ड ब्राइस, दूसरा हरमन फाइनर, तीसरा ब्लटनसली और चौथा हेराल्ड जे लास्की यानी HK लास्की। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हरमन फाइनर।
क्वेश्चन नंबर 80 है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है पहला यूएसए, दूसरा फ्रांस, तीसरा इंग्लैंड और चौथा बेल्जियम। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 81 है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? आपके ऑप्शन है पहला लूशियन डब्ल्यू पाई, दूसरा आलमंड, तीसरा फाइनर और चौथा FW रिक्स। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। क्विज सेशन को देखते समय आप लोग हेडफोन का यूज़ किया करिए ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो, और कोशिश किया करिए कि एकांत जगह बैठ के आप लोग इसको देखिए, और मैं जब आंसर बताऊं मेरे साथ ही साथ आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश किया करिए। इससे होगा ये कि आप लोग हमेशा मेरे साथ कांटेक्ट में रहेंगे वीडियो देखते समय। तो और मुझे अपने आंसर कमेंट करके ज़रूर से बताया करिए, और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये किस सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग के फीडबैक को जानकर। और किस सीरीज़ पसंद आ रही तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, और मेरा उद्देश्य पूरा हो सके, क्योंकि मेरा उद्देश्य है मैं अधिक से अधिक ऐसे स्टूडेंट की मदद कर सकूँ जो लोग कोचिंग नहीं कर सकते या जिनके पास एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बुक्स नहीं हैं। तो आप लोग जब ये इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ये अधिक से अधिक नीडफुल स्टूडेंट तक पहुंच जाएगा और मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी फाइनर। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है? आपके ऑप्शन है पहला निर्वाचन मंडल, दूसरा गठबंधन सरकार, तीसरा साझा न्यूनतम कार्यक्रम और चौथा एकल संक्रमणीय मत। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एकल संक्रमणीय मत। क्वेश्चन नंबर 83 है, आधुनिक विचार जिसने जनतंत्र को बृहद एवं संश्लिष्ट समाजों हेतु व्यवहारी बनाया वह है? आपके ऑप्शन है पहला अधिकार, दूसरा विकेंद्रीकरण, तीसरा संघवाद और चौथा प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी संघवाद। क्वेश्चन नंबर 84 है, किसने कहा कि लोकमत ना तो लोक है और ना ही मत? आपके ऑप्शन है पहला फाइनर, दूसरा ब्लटनस्ली, तीसरा लिपमैन और चौथा RC गेटल। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी गेटल। नंबर 85 है, निम्नलिखित प्रतिनिधित्व प्रणालियों में से अल्पसंख्यकों के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली है? आपके ऑप्शन है पहला सूची प्रणाली, दूसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तीसरा प्रथम निर्वाचन प्रणाली और चौथा आरक्षित स्थानयुक्त संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। नंबर 86 है, लोकमत का अर्थ है? आपके ऑप्शन है पहला विवेक एवं सामान्य हित आधारित प्रणाली, बहुमत के विचार, दूसरा है नागरिकों के महत्वपूर्ण समूहों के विचार, तीसरा ऑप्शन है नागरिकों के बहुमत के विचार और चौथा ऑप्शन है सभी नागरिकों का एक मत। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विवेक एवं सामान्य हित आधारित प्रभावी बहुमत के विचार। क्वेश्चन नंबर 87 है, दबाव समूह मुख्यतः माध्यम है? आपके ऑप्शन है पहला हित अभिव्यक्तिकरण के, दूसरा राजनीतिक समाजीकरण के, तीसरा सामाजिक संप्रेषण के और चौथा संस्कृति निर्माण के। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी हित अभिव्यक्तिकरण के। दबाव समूह माध्यम है हित अभिव्यक्तिकरण के। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे शक्तिशाली एवं सबसे अधिक संख्या वाला कौन सा दबाव समूह है? आपके ऑप्शन है पहला संस्थागत समूह, दूसरा जनहित समूह, तीसरा गैर सरकारी समूह और चौथा सहचारी समूह। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी सहचारी समूह। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन से विचार राजनीतिक दलों के बारे में सही हैं? आपके ऑप्शन है पहला दल राजनीतिक प्रक्रिया का एकीकरण, सरलीकरण एवं स्थिरीकरण करते हैं, दूसरा दल राजनीतिक नेतृत्व की भर्ती करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 दल विचारों के दलाल का काम करते हैं और ऑप्शन नंबर 4 दल सांप्रदायिक मुद्दों से परहेज करते हैं। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। क्वेश्चन का आंसर कूट के रूप में रहेगा। तो कूट है पहला 1 2 4
दूसरा 1 2 3, तीसरा 1 3 4 और चौथा 1 और 4। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कूट नंबर 2 यानी 1 2 3, यानी दल राजनीतिक प्रक्रिया का एकीकरण, सरलीकरण एवं स्थिरीकरण करते हैं, दल राजनीतिक नेतृत्व की भर्ती करते हैं एवं दल विचारों के दलाल का काम करते हैं। ठीक है, राजनीतिक दलों के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका प्रतिपादन मारिस दुबर्जर द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है पहला संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय वर्गीकरण, दूसरा द्विदलीय व्यवस्था, तीसरा संपर्क पर आधारित दल और चौथा मिली जुली बहुदलीय व्यवस्था। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय वर्गीकरण किया था मारिस दुबर्जर ने राजनीतिक दलों का। 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? आपके ऑप्शन है पहला चुनाव लड़ना, दूसरा नीति निर्माण करना, तीसरा सरकार की आलोचना करना और चौथा नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। क्वेश्चन नंबर 92 है, बहुदलीय व्यवस्था की तुलना में द्विदलीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? आपके ऑप्शन है पहला दल में अनुशासन लाया जा सकता है इसके द्वारा, दूसरा चुनाव में दलों द्वारा किया जाने वाला व्यय कम हो जाता है, तीसरा व्यवस्था स्थिर सरकार देती है और चौथा मीडिया के सामने राजनीतिक गतिविधियाँ अधिक पारदर्शी होती हैं। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 या व्यवस्था स्थिर सरकार देती है। 93 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य हैं पहला नियम बनाना, दूसरा हित समुच्चय, तीसरा राजनीतिक समाजीकरण और चौथा जनता के व्यवहार का नियमन। तो कूट आप लोग देख लीजिए कि कौन सा कूट सही है। कूट नंबर 1 है पहला और दूसरा, कूट नंबर 2 है दूसरा और तीसरा, कूट नंबर 3 है तीसरा और चौथा और कूट नंबर 4 है 1 और 4। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप कूट नंबर 2 और 3 यानी हित समुच्चय और राजनीतिक समाजीकरण करना राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, वह लक्षण जो सूची प्रणाली का तो है किंतु एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का नहीं। आपके ऑप्शन है पहला वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, दूसरा इस प्रणाली में बहुत सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, तीसरा निर्वाचन अंक कोटा द्वारा प्राप्त किया जाता है और चौथा मत एक दल को दिए जाते हैं व्यक्तिगत उम्मीदवारों को नहीं। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 मत दल को दिए जाते हैं व्यक्तिगत उम्मीदवारों को नहीं, ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 95 है, आजकल राजनीतिक क्षेत्र में श्रमिक संघ काम करते हैं। आपके ऑप्शन एक मित्र के रूप में, दूसरा राजनीतिक पार्टियों के रूप में, तीसरा प्राथमिक संघों के रूप में और चौथा दबाव समूहों के रूप में। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 दबाव समूहों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 96 है, लोकतंत्र के यह विचार कि किसी राजनीतिक दल के पक्ष में डाले गए मतों के लगभग बराबर उसके स्थान विधानमंडल में होने चाहिए आधारित है। आपके ऑप्शन है पहला सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर 2 कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर 3 आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर 4 प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर। नंबर 97 है, लावेंद्र की कार्यशैली अपनाई जाती है। आपके ऑप्शन है पहला जनमत संग्रह करने वाली संस्थाओं द्वारा, दूसरा राजनीतिक दलों द्वारा, तीसरा दबाव समूहों द्वारा और चौथा प्रेस द्वारा। लॉबिंग की कार्यप्रणाली, लॉबिंग की कार्यप्रणाली किसके द्वारा अपनाई जाती है? क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 दबाव समूहों द्वारा। नंबर 98 है, निम्नलिखित में से किन दलों को आजकल वामपंथी दल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है पहला भारतीय साम्यवादी दल, दूसरा समाजवादी पार्टी, तीसरा कांग्रेस पार्टी, चौथा फॉरवर्ड ब्लॉक और पांचवा क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
भारतीय साम्यवादी दल, फॉरवर्ड ब्लॉक एवं क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी को आजकल वामपंथी दल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, चुनावी प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणा कहलाती है। आपके ऑप्शन है पहला मोस्का की अवधारणा, दूसरा रॉबर्ट मिशेल की अवधारणा, तीसरा वेबर का सिद्धांत, चौथा डुवर्जर की अवधारणा। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 डुवर्जर की अवधारणा। नंबर 100 और इस क्विज सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चतुर्वर्ग कहा जाता है। आपके ऑप्शन है पहला नौकरशाही, दूसरा प्रेस, तीसरा न्यायपालिका, चौथा राजनीतिक दल। देखिए, मैंने आज जो भी क्विज सेशन में जितने भी क्वेश्चन के मैंने प्रैक्टिस करवाई वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है। ये क्वेश्चन आपको अपनी परीक्षा में 5 से 6 संख्या में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुलनात्मक राजनीति का टॉपिक है। अगर क्विज सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसे देखिए ही नहीं, इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप लोग जब शेयर करेंगे तो ये अन्य नीडफुल स्टूडेंट्स तक पहुंच सकता है। और आप लोग अपने इस प्रयास द्वारा, इस सहयोग द्वारा, क्योंकि मैं आपको सब कुछ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करती हूँ, तो आप लोग भी मेरा इतना सा काम करिए एक सहयोग के रूप में कि आप लोग इन वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपकी तरह ही अन्य नीडफुल स्टूडेंट्स तक मेरे वीडियो लेक्चर्स और क्विज सीरीज पहुंच सके और वो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकें। आप लोग अगर करेंगे ऐसा तो आप लोग इन ज़रूरतमंद स्टूडेंट की सहायता करेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रेस को चतुर्वर्ग कहा जाता है। तो आशा करती हूँ आपको आज की क्विज सीरीज़ भी पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा आप लोग को ये क्विज सीरीज़ कैसी लग रही है। और मैं चाह रही हूँ कि तुलनात्मक राजनीति का आपका पहले संपूर्ण कोर्स तैयार करवा दूँ क्विज सीरीज़ के माध्यम से। तो मैं तुलनात्मक राजनीति का जो भी टॉपिक उठाऊंगी सबसे पहले उसका ओवरव्यू दूंगी, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड यानी तुलनात्मक राजनीति का जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक से रिलेटेड अत्यंत महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन आंसर की क्विज के फॉर्म में आपकी प्रैक्टिस करवा दिया करूँगी। तो डेली आप लोग 25 क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपके महीने भर में बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, डेली बेस के हिसाब से आप लोग देख लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन महीने भर में तैयार हो जाएंगे। आपका टॉपिक भी और सिलेबस भी कंप्लीट होता जाएगा क्विज सीरीज के माध्यम से। तो इसी तरह की अन्य क्विज सीरीज के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इन क्विज सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।